हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 जनवरी 2026 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और द डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के ही 4 आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। द हिंदू बेसिकली आज प्रिंट नहीं हुआ है बिकॉज टुडे इज़ 16 जैन और आज जो है वो पोंगल की छुट्टी है वहाँ पर, है ना, तो इसलिए द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है। तो हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के ही 4 आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। पहला आर्टिकल तो ये है बेसिकली जिसमें जो यूएस लेड ग्रुपिंग्स यानी कि इंडिया को पैक्स सिलिका में शामिल कर लिया गया है, तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद बात की जाएगी इंडिया की पहली स्टेट फंडेड BSL-4 लैब जो कि डेडलीस्ट पैथोजेंस के लिए बनाई गई है और इसको सेटअप किया गया है गुजरात में। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इंडिया में जो रोड सेफ्टी है ना, यानी कि जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उनको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, किस वजह से होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद एक आर्टिकल जो है वो हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के ही वेब एडिशन से, ठीक है, वेबसाइट से लेंगे कि ग्रीनलैंड की जो मिनरल वेल्थ है उसको लेकर ट्रंप ने ये कहा है कि हम ग्रीनलैंड को जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 कारण बताए गए हैं कि किस वजह से जो ग्रीनलैंड के मिनरल्स हैं दे हैव स्टेड अंडरग्राउंड, मतलब अभी तक उनका एक्सप्लोइटेशन क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल्स पर हम चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन आर्टिकल्स को, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको, तो उसके लिए आप हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स यहाँ पर दिए गए हैं इनको चूज़ कर सकते हैं और इनमें से किसी भी प्लान के अकॉर्डिंग आप हमारे QR कोड या UPI ID पर पे कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप ईमेल करें और आपको ये जो भी आर्टिकल्स होंगे डेली के, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के, वो जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे के सारे आर्टिकल्स आपको एक PDF में शेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप उन आर्टिकल्स को खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस कोर्स की जो हम यहाँ पर आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये आर्टिकल्स आप चाहते हैं, है ना, इनके जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं या जो भी हम लोग यहाँ पर PPT बना के जिनको पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए आप हमारा ये वाला जो कोर्स है ना, ये हमारी वेबसाइट या ऐप पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके का एक कोर्स दिखाई देगा। इस कोर्स में आप लोग एनरोल कर लीजिए। दिस कोर्स इज़ अवेलेबल ओनली एट ₹99। ठीक है, सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। पर मंथ का ये कोर्स रहेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके थ्रू आपको जो भी ये डेली PDFs हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी हाईलाइटेड आर्टिकल्स के साथ। और मंथ एंड में हम इन सभी आर्टिकल्स को एक प्रिंट फ्रेंडली PDF के फॉर्म में भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के आर्टिकल्स देखते हैं। तो ये हमारा आज का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज पर ऐसा सच कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर यह है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो ट्रेड डील है उसको लेकर बातचीत चल रही है। ठीक है, क्योंकि US के साथ ट्रेड डील तो अभी हो नहीं रही है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ ही अगर हमारी ट्रेड डील हो जाए तो उससे थोड़ा सा हमारा जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है या जो हमारे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को असर पड़ा है ना, क्योंकि एक तो US के साथ ट्रेड डील नहीं हो रही है और साथ ही साथ US ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ भी लगाया हुआ है, तो उसके भी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हमारी डील हो जाए तो उससे हमें कुछ राहत मिल सकती है। ठीक है, तो ये बातचीत चल रही है और बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रेड डील जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन पेज पर ही चलते हैं। इससे पहले आया हुआ एक्सप्लेन पेज आज, यहाँ पर 2-3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम ये जो सबसे मेन आर्टिकल है इसकी बात करते हैं कि द मैसेज इन इंडियाज लेट एंट्री टू US लेड ग्रुपिंग्स। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक डेजावू का सेंस यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, डेजावू का मतलब क्या होता है कि जब आपके साथ कोई इवेंट अगर होता है, ठीक है, कोई घटना आपके साथ घटती है तो आपको ये फील होता है कि ये चीज़ हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। ठीक है, उसको कहते हैं डेजावू। तो इंडिया के साथ ऐसा फिर से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो US ने एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट किया था, एक इनिशिएटिव। ठीक है, इसको जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे वहाँ के तब उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको लॉन्च करने के बाद यानी कि जून 2022 में इसको लॉन्च किया गया था और इसके लॉन्च होने के 1 साल के बाद इसमें इंडिया को जो है वो शामिल किया गया था। ठीक है, अब सिमिलरली इंडिया के साथ यहाँ पर फिर से ऐसा हुआ है कि एक पैक्स सिलिका नाम का एक इनिशिएटिव है। अमेरिका ने ही इस इनिशिएटिव को लीड किया है और इसमें भी
इसको लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर के महीने में इसको लॉन्च किया गया, लेकिन शुरुआत में इंडिया को इसमें ऐड नहीं किया गया, ठीक है। और उसके एक महीने के बाद इंडिया को जो है वो अब इसमें ऐड किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो इनकमिंग यूएस एम्बेसडर है दैट इज सर्जियो गोर, ये उनकी तरफ से कॉन्सिलिएटरी नोट है, ठीक है। कॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है कि जब आप अपनी लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, तो उस तरीके की बात यहाँ पर ये बताई जा रही है। और इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो बायलैटरल टाइज हैं, उनमें थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया। और वो उसका मेन रीज़न वही है ना। एक तो आप कह सकते हैं कि ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, दूसरी बात कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है वो टैरिफ ज़्यादा लगाया हुआ है ना। तो उस सब की वजह से हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो थोड़ा सा ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। तो उन्हीं को एक तरीके से थोड़ा सा रिपेयर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। अब ये जो नई ग्रुपिंग है दैट इज पैक्स सिलिका, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इस तरफ इशारा करती है कि किस तरफ जो हमारा नेक्स्ट ग्लोबल टेक ऑर्डर है, ठीक है, दैट कुड टेक शेप एज कंट्रीज रिग्रुप इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स इन्वॉल्विंग अ चाइना प्रेजेंस। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कंट्रीज को रिग्रुप कर रहा है जहां पर चाइना की एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, ठीक है। तो इस तरीके की जो ग्रुपिंग है जैसे कि पैक्स सिलिका दैट कुड कोहेसिवली वर्क टू एड्रेस सप्लाई चेन चोक पॉइंट्स नेक्स्ट। ठीक है, कि सप्लाई चेन की जो चोक पॉइंट्स है यानी कि सप्लाई चेन में आप कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रप्शन है ये उनको एड्रेस करने के लिए साथ मिलकर ये ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देश जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग भी कैसी चीज़ों की, जैसे कि मैग्नेट्स हो गया, है ना। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने बात की थी अबाउट REPM, ठीक है, दैट इज़ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इसके सप्लाई चेन में। और वहीं बात करें क्रिटिकल मिनरल्स की, ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो देश इन सामान की यानी कि आप कह सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के इनपुट्स को कंट्रोल करेगा, वही जो है सबके लिए क्या बनाएगा, रूल्स बनाएगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो अभी तक बेसिकली हालांकि जो अमेरिका और भारत के बीच के बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। ऑफ लेट अगर हम बात करें मतलब रिसेंट समय में तो वो रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों को लेकर फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब दोनों देशों के आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की बात करता है ना, जब बात आती है स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को लेकर या डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर, ठीक है। अच्छा, अभी आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे सवाल यहाँ पर पूछता हूँ, अगर आप करंट अफेयर्स के रेगुलरली टच में रहते हैं तो मुझे बताइएगा कि अभी अमेरिका से हमने डिफेंस में किस चीज़ के प्रोक्योरमेंट को लेकर डील की है, ठीक है। हाल ही में हमने डिफेंस को लेकर मतलब डिफेंस के सेक्टर में अमेरिका से एक इक्विपमेंट प्रोक्योर करने को लेकर डील की है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया है कि जब ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था तब इंडिया को जो है वो इससे बाहर रखा गया था इनिशियली, है ना, और उसके बाद एक आफ्टर थॉट मतलब एक तरीके से दोबारा सोचा गया और उसके बाद भारत को जो है वो इसमें ऐड कर लिया गया है, ठीक है। और ऐसा ही बिल्कुल मैंने आपको बताया जो MSP था, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो बाइडेन के समय में उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो ये बेसिकली भारत के लिए एक रिमाइंडर है कि that India needs to be seen as bringing something to the table if it has to be a natural partner of choice in any US-led strategic initiative। तो हमें ये जो दोनों इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हो या पैक्स सिलिका का हो, जिसमें शुरुआत में भारत को शामिल नहीं किया गया लेकिन बाद में जो है इंडिया को ऐड कर लिया गया, तो ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमें जो है वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, ताकि हम जो भी अमेरिका के द्वारा इनिशिएटिव शुरू किए जाएं उसमें हम एक नेचुरल पार्टनर बन सकें और अमेरिका जो है वो हमें इस तरीके के ग्रुपिंग्स में शामिल करने के लिए ऐसा ना हो कि उसको बाद में याद आ रहा है कि अरे मैंने इंडिया को ऐड नहीं करा, चलो इंडिया को भी इसमें ऐड कर लेते हैं, है ना। भले ही वो कुछ बहुत ज़्यादा इन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी चलो हमारे उनसे संबंध अच्छे हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी इस तरीके के कोई इनिशिएटिव जो है वो अमेरिका स्टार्ट करने के बारे में सोचे तो इंडिया जो है वो नेचुरली उसमें पार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो अपना करना होगा, ठीक है। अब ये जो पैक्स सिलिका है इसका एम है कि सिक्योर सप्लाई चेन बिल्ड करनी है, ठीक है, और किन चीज़ों को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर,
ठीक है, और जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एनर्जी इनपुट्स हैं उन चीज़ों को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, है ना, और ये सारे के सारे जो भी मटेरियल्स हैं ये बेसिकली दे आर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है, ये इंडिया के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इंडिया को यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, उसके पीछे एक कारण ये था कि इंडिया में कोई ऐसी क्रिटिकल एज टेक्नोलॉजीज नहीं है, ठीक है, या ऐसे रिसोर्सेज की एक्सेस इंडिया के पास नहीं है जिनको पैक सिलिका के थ्रू टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स की भी कोई मेजर रिपोजिटरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिन 8 देशों को पैक्स सिलिका में शामिल किया गया है उनमें से सबके पास कुछ ना कुछ है देने के लिए, ऑफर करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जापान और साउथ कोरिया की, ठीक है, इनके पास टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज़ है। नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड्स के पास जो स्पेशलाइज्ड चिप मेकिंग लिथोग्राफिक मशीन्स होती हैं, ठीक है, ये लिथोग्राफिक मशीन्स बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स की चिप्स बनाई जाती है ना उसके लिए काम आती हैं। ठीक है, और इनको सब्सटीट्यूट करना बहुत ही मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सिंगापुर की अगर हम बात करें तो वो ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब है। अगर हम बात करें इजराइल, यूके और यूएई की, तो ये इनोवेशन सेंटर्स हैं। ठीक है, और इन सभी ने काफ़ी अच्छी विजिबल प्रोग्रेस करी है एआई की एक्सपर्टीज़ को प्रमोट करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए, और जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इन्होंने बढ़ाया है। तो ये देश जो है वो इस सेक्टर में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट, या मैं कहूँ कि बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में इंडिया जो है वो इतना कंट्रीब्यूट इसमें नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो भी मतलब ट्राई कर रहा है कि खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक स्पोक बनाए। स्पोक मतलब एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एलिमेंट खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वैसे भी जो अमेरिका और यूरोपियन की कंपनीज़ हैं वो खुद को चाइना से मतलब दूर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में इंडिया जो है वो भी खुद को ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इन मटेरियल्स की, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो, है ना, या फिर जो इस तरीके के आप कह सकते हैं कि चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी इनपुट्स की ज़रूरत हो, उसमें इंडिया जो है वो अपने को ग्लोबल पोजीशन में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी उतना ज़्यादा वी आर नॉट दैट मच एस्टेब्लिश्ड प्लेयर एज ऑफ नाउ। ठीक है, अगर हम पैक्स सिलिका की बात करें तो पैक्स सिलिका एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ना, और ये इस तरीके के जो न्यू एज सेक्टर्स हैं उसमें चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद यही है कि जिसको यूएस कहता है कोएर्सिव डिपेंडेंसीज। ठीक है, कोएर्सिव का मतलब होता है जबरन, जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती की जो डिपेंडेंसीज है, जो निर्भरता है ना, उसको कम करने के लिए ये जो सिलिका, जो ये पैक्स सिलिका है, ये बनाया गया है। एंड प्रोटेक्ट मटेरियल्स एंड कैपेबिलिटीज फाउंडेशनल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स या ऐसे कैपेबिलिटीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, विच आर फाउंडेशनल टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव बनाया गया है। Ensure aligned nations can develop and deploy transformative technologies at scale। और जितने भी ये अलाइंड नेशंस हैं, मतलब जो इसमें शामिल हुए हैं, वो क्या कर सकें कि इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज को डेवलप और डिप्लॉय कर सकें एक बड़े स्तर पर, एक बड़े लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक फाइन प्रिंट जो इशू किया है जब ये इनिशिएटिव लॉन्च हो गया था उसके बाद, उसमें ये कहा गया है कि इसका एम ये है कि एक सिक्योर, प्रॉस्पेरस और इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन सप्लाई चेन जो है वो बिल्ड करना है। ठीक है, टू सिक्योर एक्सेस अक्रॉस द एआई स्टैक फ्रॉम मिनरल्स एंड चिप्स टू सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए, मतलब मिनरल्स आपके एक तरीके से रॉ मटेरियल्स हो गए, है ना, चिप्स हो गया, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, तो इन सब के लिए एक इनोवेशन ड्रिवन सिलिकॉन की सप्लाई चेन बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने जो एक एड्रेस दिया था इनॉग्रल पैक्स सिलिका के समिट में, जिसमें ये सारे देश शामिल थे, दैट इज़ जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें यह कहा गया कि टुगेदर दीज कंट्रीज आर होम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज। ठीक है, मतलब ये जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे इन देशों में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज और इन्वेस्टर्स हैं जो कि ग्लोबल एआई सप्लाई चेन को पावर कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो कॉमन थीम है इस इनिशियल लिस्ट में इज दैट दीज कंट्रीज दैट हैव सम सॉर्ट ऑफ अ लीड इन एन एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। ठीक है, कि ये देश जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, जिनको यहाँ पर शामिल किया गया, बीट जापान, साउथ कोरिया, है ना, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल, यूएई, ये सब के सब देश ऐसे हैं कि या तो ये एआई के क्षेत्र में लीड कर रहे हैं,
है ना, या फिर सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में लीड कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास करंटली ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंजिबली कुछ भी चीज़ दिखाने के लिए इंडिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसा कि पहले हुआ हो चुका है ना, जैसे कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के केस में, वैसा ही यहाँ पर भी देखा गया है। द यूएस इनिशिएटिव इंटेंस टू साइडलाइन चाइना एंड इंडिया नेचुरली सीज इटसेल्फ बीइंग पार्ट ऑफ सच एन इनिशिएटिव। ठीक है, अब देखो जो भी यूएस का इनिशिएटिव होता है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि चाइना विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो जैसे ही चाइना को साइडलाइन किया जाता है तो इंडिया जो है वो ये देखने लगता है, या इंडिया को ये लगता है कि हम जो है वो तो फिर इस ग्रुपिंग का या इस इनिशिएटिव का नेचुरल पार्ट रहेंगे। लेकिन हमारे पास किसी भी तरीके की ऐसी प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है ना, कुछ खास एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसकी वजह से जो है वो हम इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन दोनों ही, अगर हम पैक्स सिलिका या एमएसपी की बात करें, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें, तो इंडिया हैड टू लॉबी कंसिडरेबली टू गेट इन। लॉबी करने का मतलब होता है कि किसी को आप परसुएड कर रहे हैं, किसी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि अच्छा हमें भी इसमें शामिल कर लीजिए, हमें भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो इस तरीके की बातें हुई है और उसके बाद जो है वो इंडिया को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से ये बातें कही हैं। ठीक है, इसके बाद थ्रस्ट एरियाज की अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल की मार्केट है उसमें जो चाइना का डोमिनेंस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स और बाकी दुनिया में बनने वाले प्रोडक्ट के बीच में जो प्राइस गैप्स है ना, जो प्राइस पॉइंट्स में गैप है वो बहुत बड़ा है। और इससे निपटना, इसको मतलब इसको टैकल करना एक शेयर्ड चैलेंज है कि इन सभी देशों के लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, हालांकि इससे ये इंडिया को फ़ायदा हो सकता है कि इंडिया में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, एंड इट कुड ऑल्सो एक्सपोज इट टू द कोर्जन बाय चाइना ओवर इट्स डीपनिंग इन्वॉल्वमेंट विद द यूएस। ठीक है, और इसकी अगर ये भी हो सकता है कि यूएस से साथ अगर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ती है तो चाइना इसको और ज़्यादा कोर्जन इसके साथ मतलब जो है वो इसको परेशान या जोर ज़बरदस्ती कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा है कि जो पैक्स इलाके के अंडर मेजर्स हैं उसमें ये हो सकता है कि न्यू जॉइंट वेंचर्स बन सकते हैं, स्ट्रेटेजिक को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको हम अनड्यू एक्सेस या ऐसे देशों से जो कंट्रीज़ ऑफ कंसर्न है ना, उनके कंट्रोल से हम इनको बचा सकते हैं। या फिर ऐसी ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज़ इकोसिस्टम बनाए जा सकते हैं जैसे कि आईसीटी सिस्टम्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, डेटा सेंटर्स, फाउंडेशनल मॉडल्स, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इससे हमें ये सारा कुछ फ़ायदा यहाँ पर होगा। क्लियर है बात? तो अच्छा आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। पैक्स सिलिका को लेकर सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, खासकर इसके कौन कौन से पार्टनर्स हैं, है ना, ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद इस को हम लोग साइंस एंड टेक में भी ले सकते हैं। ठीक है, या इसको आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ले सकते हैं, दोनों ही जगह ये आर्टिकल आपका मतलब लिंक हो सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग इस आर्टिकल की बात करते हैं कि गुजरात में भारत का पहला स्टेट फंडेड लैब, स्टेट फंडेड लैब मतलब गवर्नमेंट जिसको फंड कर रही है, और ये लैब इसलिए बनाया गया है ताकि जो मोस्ट लीथल पैथोजेंस है, ठीक है, पैथोजेंस मतलब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, वो लीथल मतलब जो सबसे ज़्यादा डेडली है, उन पैथोजेंस को स्टडी करने के लिए ये लैब यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो फाउंडेशन, इसका फाउंडेशन सेरेमनी थी उस पर आपको यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लैब है दैट इज़ बायो सेफ्टी लेवल 4, ठीक है, BSL 4 कंटेनमेंट फैसिलिटी और लेबोरेटरी है। इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? एट गुजरात के गांधीनगर में। और इस दौरान ये अमित शाह ने ये बोला है कि इसको हेल्थ शील्ड बोला है इंडिया के लिए। ठीक है, और ये कहा है कि ये हमारी हेल्थ सिक्योरिटी में एक नए एरा की शुरुआत है और बायोटेक्नोलॉजी में भी। ठीक है, अब ये BSL 4 फैसिलिटी क्या है देखिए, जो बायो सेफ्टी लेवल 4 यानी कि BSL 4 का जो मतलब है, इसका मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल कंटेनमेंट। ठीक है, इस तरीके की जो लेबोरेटरीज हैं इनको डिज़ाइन किया जाता है टू सेफली रिसर्च द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग पैथोजेंस। ठीक है, दुनिया के जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा लाइफ को या जिंदगी को खतरा पहुंचाने वाले जो पैथोजेंस हैं उनकी स्टडी करने के लिए ये लैब्स बनाई गई हैं। ठीक है, इस तरीके के जो पैथोजेंस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं और इनमें मतलब इन पैथोजेंस को लेकर कोई बहुत इफेक्टिव वैक्सीन या ट्रीटमेंट जो है वो भी प्रेजेंट नहीं है। इन लैब्स में एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड कंडीशंस में, ठीक है, जो कि कंडीशंस इंस्पेक्टेड होंगी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मॉनिटर की जाएंगी, वहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं वो एडवांस रिसर्च करेंगे ऑन हाई रिस्क पैथोजेंस। ठीक है, उसके बाद उनके डायग्नोस्टिक्स मतलब कि कैसे इस तरीके के पैथोजेंस को डायग्नोस किया जाए, है ना, उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा।
वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स, वैक्सीन्स मतलब कि जो वैक्सीन होती हैं उसके लिए, थेराप्यूटिक्स मतलब इलाज के लिए, है ना। और कैसे आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन और रिस्पॉन्स, कि अगर कभी कोई आउटब्रेक होता है तो उसकी कैसे जांच की जाए, कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, तो इन सब के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये BSL-4 की लेबोरेटरी है ये गांधीनगर में बन रही है, इसके साथ एक एनिमल बायोसेफ्टी लेवल की फैसिलिटी भी है। दिस विल बी अ स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट वेयर रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द डेडलीस्ट पैथोजन नोन टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब तक के मानवता को जितने भी डेडलीस्ट पैथोजन्स के बारे में पता है, जैसे कि इबोला वायरस, है ना, मार्बर्ग वायरस, क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर वायरस, है ना, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस, निपाह वायरस, इसमें हालांकि कोविड का नाम नहीं है बट वो भी इसमें होना चाहिए, अमंग अदर्स कह सकते हैं कोविड के लिए भी, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू कैन से द मोस्ट डेडलीस्ट पैथोजन द ह्यूमैनिटी हैज एनकाउंटर्ड एज ऑफ नाउ, है ना। तो इंडिया में इस तरीके की और भी लैब्स हैं बट वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोसेफ्टी है उनकी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें उनमें जो सेफ्टी लेवल्स हैं वो थोड़ा सा कम है, जैसे BSL-3 लैब्स हैं, BSL-2 भी है, और बाकी ये जो एनिमल को लेकर लैब्स हैं, एनिमल बायोसेफ्टी लेवल्स की लैब भी अलग अलग लेवल्स की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर जो है वो 165 बायो सेफ्टी लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहा है, जिसमें से 11 जो है वो BSL-3 लेवल की हैं और 154 जो है वो BSL-2 लेवल की लैब्स हैं जिनको अभी तक अप्रूवल मिल चुका है। 2021 से 2021 से अभी तक 42 यानी कि 42 वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज जो है उनको अप्रूव किया गया है, जिसमें से 41 लैब्स जो है वो BSL-2 की हैं और एक लैब जो है वो BSL-3 की है। इनमें से 38 लैब्स जो है वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं और 4 लैब्स जो हैं वो 21 मार्च 2025 का डेटा बताया है कि दे आर अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो गुजरात में लैब बनी है ये 362 करोड़ के खर्चे में बनी है और 11,000 स्क्वायर मीटर्स में ये फैली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके की ये सेकंड सच सिविलियन रिसर्च फैसिलिटी है इंडिया में एंड फर्स्ट टू बी फुल्ली फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि पहली ऐसी लैब है जिसको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर फंड कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और ये गुजरात बायोसेफ्टी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंडर में फंक्शन करेगी। इसमें BSL-4, BSL-3, BSL-2 और ABSL-4 एंड ABSL-3 लेबोरेटरी मॉड्यूल्स ये सारे रहेंगे। ठीक है, तो ये एनिमल्स की बायोसेफ्टी की बात भी है और वैसे नॉर्मल जो ह्यूमंस की है उनके लिए भी है। और ये BSL-4, BSL-3, BSL-2 का मतलब ये होता है कि जो बायोसेफ्टी जो सेफ्टी लेवल्स हैं, है ना, वो जितने ज़्यादा BSL-4 जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें सेफ्टी होगी, सेफ्टी लेवल्स होंगे, 3 में उससे कम होंगे, 2 में उससे कम होंगे। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है कि जो डेडली ह्यूमन डिजीज़ आउटब्रेक्स है, ठीक है, हम उनको रिस्पॉन्ड तो कर ही पाएंगे रियल टाइम में, और साथ ही साथ जो जूनोटिक डिजीजेज हैं, जूनोटिक डिजीज मतलब जो एनिमल्स टू ह्यूमंस होती है, ठीक है, उसको भी हम लोग उसमें भी उसको भी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और साथ ही साथ वैक्सीन्स और थेराप्यूटिक्स, वैक्सीन्स और थेराप्यूटिक्स मतलब जो इलाज है उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इससे मदद मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने भी MOU साइन किया है इस अपकमिंग लैब के साथ, इसको नेशनल फैसिलिटी कहा है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस इंडिया, वहाँ से भी इसको गाइडेंस जो है वो मिलेगी। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही फंडेड है, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको जो है वो कंट्रोल करेगी, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो इसको जो है वो मदद करेगी, मतलब जो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस है अक्रॉस इंडिया वहाँ से भी इसको गाइडेंस जो है वो मिलेगी। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर और है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट या विभाग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसको हम लोग GS पेपर 3 साइंस एंड टेक में ले सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक आर्टिकल का डिस्कस और करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली है कि मोस्ट रोड एक्सीडेंट्स अकर इन नोन जोन्स एंड सॉल्यूशंस लाई इन फोकस्ड एफर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत में जितने भी रोड एक्सीडेंट से फैटिलिटीज़ होती है, ठीक है, फैटिलिटीज़ का मतलब है जितने भी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती है उनमें किसी भी तरीके का, उनमें से 59% एक्सीडेंट्स फैटिलिटीज़ में कोई भी ट्रैफिक वायलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, मतलब ट्रैफिक के वायलेट होने की वजह से एक्सीडेंट्स की डेथ नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बताया गया है कि जो रोड इंजीनियरिंग है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर डेथ। मतलब रोड इंजीनियरिंग मतलब कि जो सड़क सही से नहीं बनी है
या उसमें जो भी रिक्वायर्ड आपके फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए वो सही नहीं है, उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जितने भी एक्सीडेंट्स में डेथ होती हैं उसमें से 53% डेथ जो है वो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होती है। ठीक है, अब ये कुछ की फाइंडिंग्स हैं ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंट्रीज टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सीवियरिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज। ठीक है, जो भी हमारे देश में 100 ऐसे जिले हैं, ठीक है, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से फैटिलिटी सबसे ज़्यादा सीवियर है, उनके बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और एक एनजीओ है दैट इज सेव लाइफ फाउंडेशन, इन्होंने ये जॉइंट रिपोर्ट जो है वो 8 जनवरी को रिलीज़ की है। और इसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र का जो नासिक रूरल है वो टॉप स्पॉट पर है, मतलब नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट पर है। इसके बाद है पुणे रूरल, पटना और महाराष्ट्र का ही अहमदनगर। ठीक है, अब इसमें यह बताया गया है कि जो रोड सेफ्टी में, भारत में रोड सेफ्टी को लेकर क्या गैप्स हैं उसके बारे में बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो नोन लोकेशंस पर होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक रोड स्ट्रेचेस एंड क्रेन क्रैश प्रोन स्पॉट्स। ठीक है, स्पेसिफिक रोड स्ट्रेच मतलब किसी सड़क में किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, क्रैश प्रोन स्पॉट्स का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कुछ इस तरीके के एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहीं पर ये हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ये सजेस्ट करती है कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स और बजट जो है उनको इस लोकेशंस की तरफ, इन लोकेशंस की तरफ अगर इन बजट और स्कीम्स को फोकस किया जाए तो इससे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ्स जो है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये अभी रीसेंट स्टेटमेंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने एक स्टेटमेंट्स दिए थे जिसमें उनका ये कहना था कि पुअर सिविल इंजीनियरिंग और सब स्टैंडर्ड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी कि डीपीआरस की वजह से भारत में रोड एक्सीडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से फैटलिटीज़ या इससे होने वाली जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भारत के लिए जो फैटलिटीज़ को कर्व करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जितने भी रोड एक्सीडेंट से होने वाली फैटलिटीज़ हैं उनमें इंडिया नंबर 1 पे है। ठीक है, और जो सेकंड और थर्ड रैंक कंट्रीज हैं वो भी इंडिया से बहुत पीछे हैं। सेकंड नंबर पर जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाली फैटलिटीज़ या डेथ हैं उसमें सेकंड नंबर पर चाइना आता है। लेकिन चाइना में भी जितने इंडिया में टोटल रोड डेथ्स होती हैं उसका सिर्फ 36% ही चाइना में होता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें जो तीसरे नंबर पर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया की 25%, जितनी इंडिया में डेथ्स होती हैं उसकी 25% ही अमेरिका में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स होती हैं। इसमें यह बताया गया है कि ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें लगभग 89,000 के आसपास लोग जो हैं 2023 और 2024 में उनकी डेथ हुई है। ठीक है, जो टोटल रोड एक्सीडेंट डेथ्स हुई हैं इंडिया में उसका ये 25% के आसपास है इन 100 जिलों में। और अगर हम बात करें इन 2 सालों की यानी कि 2023 और 24 की, तो लगभग 9.68 लाख एक्सीडेंट्स हुए हैं और उनमें लगभग 3.5 लाख के आसपास लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो ये 100 डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है उसमें से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 20 डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है जिसकी 19 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीवियर रोड फैटलिटीज़ होती हैं, उनकी बात हो रही है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहाँ की 11 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। ये टॉप 100 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कर्नाटक की अगर बात करें तो उसकी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और राजस्थान की 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम इंडिया के जो रोड नेटवर्क है उसकी अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है उसमें सेकंड नंबर पर है इंडिया। ठीक है, अच्छा पहले नंबर पर सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किस देश का है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, प्लीज़ जो भी मैं सवाल आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ उसका जवाब मुझे दिया कीजिए, सो दैट कि मुझे भी पता लगेगा आप लोग आर्टिकल्स को समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना। और मैं कुछ आपसे मतलब कोई वेग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, कोई फालतू सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके काम के हैं, तो प्लीज़ इनका जवाब मुझे दिया कीजिए। ठीक है, तो इंडिया में लगभग 63.45 लाख किलोमीटर यानी कि 63,45,000 किलोमीटर की रोड नेटवर्क है। इसमें से नेशनल हाईवेज जो है वो लगभग 1.46 लाख किलोमीटर है, स्टेट हाईवेज 1.8 लाख किलोमीटर है और बाकी रोड जो है वो 63.45 लाख किलोमीटर। ठीक है, मतलब बाकी रोड जो है वो इससे कुछ कम होंगी, ये तो इन्होंने टोटली डेटा यहाँ पर लिख दिया है ना। अब इसमें ये लिखा गया है कि 63% ऑफ द टोटल रोड क्रैश फैसिलिटीज अकर आउटसाइड दी नेशनल हाईवेज। मतलब नेशनल हाईवेज में जितनी भी रोड एक्सीडेंट्स में डेथ्स हो रही हैं
उसकी 37% ही नेशनल हाईवेज में हो रही है, 63% उससे बाहर हो रही हैं। रोड क्रैशेज एंड कंसिक्वेंट फैसिलिटीज आर शेप्ड बाय लोकल रोड डिजाइन, पुलिसिंग पैटर्न्स एंड हॉस्पिटल रेडीनेस। ठीक है, मतलब ये जो रोड एक्सीडेंट होने की वजह के बाद जो डेथ्स हो रही है ना, उसमें जिम्मेदारी मतलब उसके लिए क्या क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, एक तो रोड का डिज़ाइन, दूसरा वहाँ का जो पुलिसिंग पैटर्न्स है वो, और जो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी रेडीनेस है ना, ये सब चीज़ें। 54% ऑफ द टोटल फैसिलिटीज जो हैं वो नेशनल हाईवेज के 18 जो टारगेट कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर रिपोर्ट की गई है, और स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट रोड्स, ठीक है, और 379 जो है वो इन स्ट्रेचेस में जो क्रिटिकल लोकेशंस हैं, है ना, कि मतलब एक तो कॉरिडोर्स का मतलब हो गया कि एक एरिया, ठीक है, स्टेट हाईवेज का जो मतलब स्टेट के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की रोड्स हैं और जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर एरिया और उसके भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, ये 379 का मतलब है ये उन जो कॉरिडोर्स हैं, जो रोड का एक स्ट्रेच है उसके किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि 58% ऑफ द टोटल डेथ्स जो हैं वो क्रैश प्रोन लोकेशंस पर हो रही हैं। क्रैश प्रोन लोकेशंस मतलब कि जहाँ पर पहले से पता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, तो वहीं पर जो है 58% डेथ्स हो रही है, और 42% जो है वो क्रिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है। रियर एंड, हेड ऑन एंड पेडेस्ट्रियन क्रैशेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर 72% ऑफ ऑल फैसिलिटीज। रियर एंड मतलब कि पीछे से आपकी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी, हेड ऑन का मतलब है सामने से टक्कर हो रही है, या फिर पेडेस्ट्रियन जो राह चलते लोग हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके साथ एक्सीडेंट हो रहा है, उनको क्रैश कर रहे हैं, तो 72% ऑफ द फैटिलिटीज जो है वो यहीं से आ रही हैं इन 3 केसेस से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑन वॉयलेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू क्रैशेस कि कौन से ऐसे वॉयलेशंस हैं जिनकी वजह से क्रैशेस हो रहे हैं, तो सबसे पहला उसमें बताया गया है 19% डेथ्स के कारण है स्पीडिंग, कि तेज़ी से गाड़ी चल रही है, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चल रही है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रही है, रैश ड्राइविंग है 7%, और तीसरा जो कारण बताया गया है दैट इज़ डेंजरस ओवरटेकिंग, ठीक है, जो गाड़ी को ओवरटेक किया जा रहा है गलत तरीके से, डेंजरस तरीके से, 3% जो डेथ्स के कारण हैं वो ये भी हैं, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि मतलब कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी का रीज़न बताया गया है। एक तो है डैमेज्ड क्रैश बैरियर्स, ठीक है, क्रैश बैरियर्स का मतलब आपने देखा होगा कि जो रोड्स होती हैं उनके किनारे कुछ इस तरीके के मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक रेलिंग सी बनाई जाती है, ठीक है, ताकि अगर गाड़ी उसमें टकराए तो वो वहीं पर रुक जाए, ठीक है। अब लेकिन कहीं पर अगर वो क्रैश बैरियर्स ही डैमेज्ड हैं फिर क्या होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर जो पेवमेंट मार्क्स हैं, पेवमेंट मार्क्स का मतलब आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो है वो वाइट कलर से या येलो कलर से मार्क्स बने होते हैं, ठीक है, जिसमें ये बताया होता है कि आपको लेफ्ट साइड कहाँ पर है, आपकी रोड की राइट साइड कहाँ पर है, ठीक है, या टर्न लेते हैं तो लेफ्ट टर्न कहाँ पर है, राइट टर्न कहाँ पर है, तो उस तरीके के जो पेवमेंट मार्क्स है वो या तो एबसेंट है या फिर वो फेड हो चुके हैं, ठीक है, उनका रंग जो है वो उड़ चुका है। इसके बाद जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कहीं कहीं पर अनप्रोटेक्टेड है, जो साइनेज वगैरह है वो भी ठीक नहीं है, डैमेज साइनेज है या रॉन्ग साइनेज है, ठीक है, कहीं कहीं पर जो इल्यूमिनेशन है वो भी इनएडिक्वेट है, मतलब रोशनी वगैरह सही नहीं है। तो इस तरीके के 20 मोस्ट कॉमन इंजीनियरिंग इश्यूज है रोड पे, इसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रोड सेफ्टी को लेकर स्टॉकहोम का डिक्लेरेशन है जिसको अडॉप्ट किया गया है थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी 2020 में। उसमें ये कहा गया है कि जो रोड ट्रैफिक से होने वाली डेथ्स और इंजरीज हैं उनको 2030 तक 50% से कम किया जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी है इसका इंडिया भी मेंबर है, ठीक है, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, तो इंडिया को भी ये चीज़ें कम करनी होंगी। इसके बाद आगे बात करें तो नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट इन फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताया, वो नासिक रूरल वाला केस, तो वहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि किस चीज़ की वजह से जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि 2678 पीपल जो है उनकी डेथ हुई है इस डिस्ट्रिक्ट में 2 सालों में, ठीक है, और 4000 से ज़्यादा यहाँ पर क्रैशेस हुए हैं, और 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, ठीक है, ग्रीवियसली इंजर्ड है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो रही है उसको लेकर ये बताया गया है कि 21% ऑफ द फैटिलिटीज़ जो हैं वो स्पीडिंग यानी कि तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से यानी कि रैश ड्राइविंग की वजह से हुई है। 50 क्रिटिकल लोकेशंस हैं जहाँ पर 26% ऑफ द फैटिलिटीज़ हुई हैं, ठीक है, और वो भी क्रिटिकल वायलेशंस की वजह से, जैसे कि ओवर स्पीडिंग, तेज़ गाड़ी चलाना, डेंजरस तरीके से ओवर टेक करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, या फिर जिगजैग ड्राइविंग, ठीक है। आपने आजकल के बहुत सारे जो युवा हैं उनको देखा होगा, है ना, कि जिगजैग ड्राइविंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये बताया गया है कि 60% ऑफ द फेटलिटीज़ जो है वो हेड ऑन कोलिजन, रियर एंड कोलिजन या फिर पेडेस्ट्रियन क्रैशेस की वजह से हुए हैं,
और एक्सीडेंट्स के बाद 18.8% पीपल जो है वो 108 एम्बुलेंस, 108 मतलब जो सरकारी एम्बुलेंसेज होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। 19% के आसपास लोग जो हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं और 57% जो है वो प्राइवेट एम्बुलेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो पीडब्ल्यूडी है उनको क्या करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव रोड सेफ्टी सर्वे करना चाहिए ईच कॉरिडोर पर, और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या इंजीनियरिंग इश्यूज़ हैं। ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने 20 रिकरिंग इश्यूज़ बताए हैं हर कॉरिडोर में, उनमें से किस एरिया में कौन कौन से इश्यूज़ हैं उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी क्रिटिकल क्रैश प्रोन लोकेशंस हैं वहाँ पर ये कहा गया है कि साइट स्पेसिफिक इंटरवेंशंस किए जाएं अंडर द रेलिवेंट इंडियन रोड कांग्रेस एंड MORTH, है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की गाइडलाइंस है उसके अनुसार। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो क्रिटिकल पुलिस स्टेशंस हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एडिक्वेट मैन पावर वहाँ पर होना चाहिए ताकि इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ की जाएँ। जितनी भी 108 एम्बुलेंसेज हैं, ठीक है, 108 वाली जो एम्बुलेंसेज हैं उनका ऑडिट किया जाए कि वो नेशनल एम्बुलेंस कोड के अकॉर्डिंग कंप्लाइंस उनका है या नहीं है। और ये टारगेट होना चाहिए कि जितनी भी 108 एम्बुलेंसेज हैं वो कम से कम 75% ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशंस को कवर करें। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोई भी नई स्कीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्टिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए कोई नई स्कीम या योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन्हीं को अगर हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करें, ठीक है, जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि पुलिस, हॉस्पिटल्स और रोड एजेंसीज, इनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो तो उससे ही काम चल जाएगा। ठीक है, हमें कोई नई स्कीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये लिखा गया है कि जो करंट बजट है उसको अलाइन किया जाना चाहिए फॉर इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, रिसोर्सेज एंड हेल्थ कैपेसिटी। ठीक है, तो ये रोड डेथ्स को रिड्यूस करना ये ज़्यादा एफर्ट करने की बात नहीं है। इट इज़ अबाउट कि बेटर सिस्टम्स होने चाहिए, अथॉरिटी क्लियर होनी चाहिए और सस्टेन्ड लीडरशिप। तो इन सब चीज़ों के वजह के थ्रू हम लोग, इस तरीके के एफर्ट्स के थ्रू हम लोग ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इसको ज़रूर कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, अगर आप मेंस में आंसर इसका लिखना चाहें तो यू कैन राइट। और साथ ही साथ ये वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया है इसको आप लोग एग्जैक्टली एज इट इज़ कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई होप बात समझ रहे हैं। तो आर्टिकल्स को मैं इसीलिए आपको, अब बात वही है कि आप लोग पढ़ना चाहते नहीं है उतना खुद से, बट मैंने जो वो अदरवाइज इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ना, कि जिसमें आपको हम लोग इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स दे रहे हैं, अगर आप कोई उसको मतलब सिंसियरली अगर फॉलो करे तो वो खुद देखेगा कि उसके अंदर 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। ठीक है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस में या प्रीलिम्स में तो चलो ठीक है, मेंस के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। ठीक है, ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, एंड आंसर राइटिंग इज नॉट अ यू कैन से एन आर्ट, इट्स अ साइंस। ठीक है, वो एक कला नहीं है, वो एक विज्ञान है। और वो विज्ञान इस तरीके से है कि आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अपनी बात को कहने का क्या तरीका है। जैसे मैंने ऊपर अभी जो आर्टिकल कवर किया वो पैक्स सिलिका वाला, उसकी शुरुआती लाइन ये है कि ये इंडिया के लिए एक डेजावू मोमेंट है। अब ये बड़ी अच्छी लाइन है। ठीक है, और वो उस जो पूरा का पूरा इशू है कि किस तरीके से हमें एमएसपी में पहले शामिल नहीं किया गया, बाद में शामिल किया गया, सिमिलरली पैक्स सिलिका में भी हमारे साथ वैसा ही हुआ, तो ये ऑब्वियसली एक डेजावू मोमेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आप जब इस तरीके की चीज़ों को आप खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ें मतलब समझ में आएंगी। आप इसको खुद से फिर खुद की जो राइटिंग है, जो खुद की आंसर राइटिंग है, उसमें आप इन चीज़ों को इंकलकेट कर पाएंगे। बट अगर आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, आपको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन रटनी है, इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करनी है एग्जाम में, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी आपकी जैसी इच्छा करेंगे तो आप वैसा ही, है ना। चलिए, मैं एक आर्टिकल और कवर करता हूँ जिसका मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया था, है ना। और वो उस आर्टिकल पर चलने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और अगर आप सी सेट और जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं फॉर दी अपकमिंग प्रीलिम्स 2026, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम आपको जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं ओनली एट 599 रुपीज़, जिसमें आपको टोटल 51 टेस्ट मिल जाएंगे। सिमिलरली सी सेट की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको टोटल 40 टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज टेस्ट भी है, यानी कि क्वांट के, रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंशन के, और साथ ही साथ आपको कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। दिस इज अवेलेबल ओनली एट 499। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इन दोनों को परचेज करना चाहता है तो मैं आपको इनका जो ये प्राइस है इसके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट ज़रूर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप कर थ्रू, दैट इज़ 9150449990,
इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा और मैं डेफिनेटली आपको इसके ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। लेकिन ये डिस्काउंट जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वैलिड होगा जो इन दोनों को एक साथ परचेस करेंगे, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज तो इन दोनों में मैंने वैसे ही बहुत हैवी डिस्काउंट जो है वो दे रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ परचेस करते हैं तो फिर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम ये व्हाट्सएप पर जो है वो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस वाले आर्टिकल की बात करते हैं कि ग्रीनलैंड की जो मिनरल वेल्थ है उसको नोटिस करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले इंसान नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे 3 कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से ग्रीनलैंड के जो मिनरल्स हैं वो अभी तक अंडरग्राउंड रहे हैं, मतलब उनका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो ये कंटेक्स्ट क्यों आया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से ये बात कर रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को कंट्रोल कर लेंगे, उसका टेक ओवर कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ग्रीनलैंड की मिनरल वेल्थ है, ठीक है, उसके बारे में क्यूरोसिटी जो है वो मतलब रिन्यू होती है। और ये जो मिनरल्स हैं दे हैव रिमेन्ड अंडर द ग्राउंड फॉर ऑल दीज सेंचुरीज। अब देखो ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड जो है वहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा स्टोर है ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मिनरल्स का, ठीक है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ये डेटा बताया गया है। और यहाँ पर ऑयल एंड गैस, गोल्ड, निकल और कोबाल्ट के भी रिजर्व्स हैं। और ये रेयर अर्थ जो है वो सेमीकंडक्टर या सॉरी सुपर कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, है ना, सेमीकंडक्टर की चिप्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 34 क्लासिफाइड रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें से ग्रीनलैंड में 23 है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीनलैंड में ये रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह कितने ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस तरीके के जो एलिमेंट्स को लेकर अभी हाल ही में जो मोनोपोली है एट प्रेजेंट वो किसके पास है? चाइना के पास, ठीक है। और अमेरिका जो है वो अल्टरनेटिव्स या विकल्प की तलाश कर रहा है। लेकिन अगर ट्रंप जो है वो मान ले कि वो ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर भी लेते हैं तो फिर भी यूएस को जो है वो चाइना को कैचअप करने के लिए, मतलब चाइना के बराबर पहुंचने के लिए कई दशक लगेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों है उसके पीछे के जो 3 कारण हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहली बात यह है कि ग्रीनलैंड में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट या मुश्किल काम है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि ग्रीनलैंड जो है उसकी रिमोटनेस और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है, ठीक है। तो माइनिंग के लिए ये सबसे बड़ा बैरियर है, ठीक है। ज़्यादातर जो आइलैंड का हिस्सा है वो अंडर आइस रहता है, ठीक है। और कहीं पर अगर आइस फ्री एरियाज़ भी हैं जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं तो वहाँ पर रेलवेज़ नहीं है, बहुत कम रोड्स हैं, लिमिटेड पोर्ट्स हैं और ऑलमोस्ट कोई पावर ग्रिड नहीं है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल माइनिंग के लिए वर्कफोर्स की ज़रूरत है, ट्रेंड वर्कफोर्स की, वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हम एक मॉडर्न माइन ग्रीनलैंड में ओपन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो उस तरीके का नहीं है कि अगर हम उस तरीके की माइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या इंडीड चाइना में अगर बिल्ड करना चाहें तो वो चीज़ सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको हर तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, एयरफील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी सप्लाईज की ज़रूरत, हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी वर्कर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से बनानी पड़ेंगी और इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो भी लगेगा। फिर उसके बाद मिनरल्स को अगर आपने मान लीजिए जो है वो माइन कर भी लिया तो मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लिंक्स चाहिए, है ना। और वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है। कुछ टाउन्स ऐसे हैं जिनका दूसरे टाउन से आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी एक इशू है। इसके बाद ये लिखा गया है कि चलो आपने मिनरल ओर्स को माइन तो कर लिया लेकिन उनको प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। और प्रोसेस को लेकर तो चाइना के पास बहुत बड़ा एक्सपर्टीज़ है, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो है वो भी आइडियल या बहुत स्लोली मूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो वहाँ पर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी माइनिंग प्रोजेक्ट को जो है उसमें बहुत ज़्यादा मनी और एफर्ट लगाने पड़ेंगे और वो भी कई सालों तक, है ना। मतलब कि आपको एक आप कहिए कि फ्रूटफुल रिटर्न मिले उससे पहले आपको बहुत कुछ वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे लगता नहीं है, मतलब एज पर दिस आर्टिकल एज वेल, कि वहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो मिनरल रिसोर्सेज की अथॉरिटी है, ठीक है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ ग्रीनलैंड, वो खुद ये कहती है कि ग्रीनलैंड जो है वो एक अंडर एक्सप्लोर्ड मिनरल रिच कंट्री है जिसकी जो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, यहाँ का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत कम है
और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो प्रो माइनिंग है, ठीक है, और यहाँ की गवर्नमेंट भी प्रो माइनिंग है, ये खुद वो बताते हैं। वहाँ की जो मिनरल रिसोर्सेज अथॉरिटी है वो अपनी वेबसाइट पर इस चीज़ को ऑफिशियली मेंशन कर रहा है। अगर आप चाहें तो जाके खुद से चेक कीजिएगा, मैंने ये वहीं से पिक किया है, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो इन्वेस्टर्स वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न वही है कि एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट इन्वॉल्व काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और साथ ही साथ वर्कर्स के लिए हार्श क्लाइमेट, ये भी एक रीज़न है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि वहाँ पर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप ये कहें कि इस तरीके के माइनिंग्स जो है वो किसी भी तरीके से वायबल हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीनलैंड के एनवायरमेंटल लॉज, ठीक है। हालांकि वहाँ की जो रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है उसका ये क्लेम है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो प्रो माइनिंग है, मतलब ये माइनिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रीनलैंड में कुछ ऐसे लॉज या कानून हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जो लार्ज स्केल माइनिंग एक्टिविटी है उससे क्या होगा कि इस आइलैंड की जो आइस कवर्ड रहता है ज़्यादातर, उसका जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको खतरा पहुँच सकता है, ठीक है। और जो आइस शीट्स हैं वहाँ के, उनकी मेल्टिंग तेज़ हो सकती है, जो कि ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। कल आपको याद होगा हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि आइस वोल्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और वो आइस वोल्ट बेसिकली उसमें भी हमने यही बात की थी कि जो दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो आइस शीट्स हैं वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रही हैं, और इसीलिए हम लोग एक वोल्ट बना के रख रहे हैं ताकि जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो उनकी स्टडी कर सकें और उनको समझ में आ सके कि इस समय जो है वो चीज़ें कैसी होती थी, है ना। अब यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी गई है कि 2021 में ग्रीनलैंड ने न्यू ऑफशोर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया, और उसके पीछे जो मुख्य कारण बताया गया वो था क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब देन इज द फैक्ट दैट रेयर अर्थ इन ग्रीनलैंड आर ऑफन फाउंड अलोंगसाइड विद रेडियोएक्टिव यूरेनियम। अब यहाँ पर एक और इशू है कि जो वहाँ पर रेयर अर्थ पाए जाते हैं ना, उनके साथ साथ यूरेनियम भी पाया जाता है, और यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, और यूरेनियम की जो माइनिंग है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, ठीक है। दो रीज़न तो ये हो गए। तीसरा रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी इश्यूज को हमने रिजॉल्व कर भी लिया, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है जो हमने पहले पॉइंट पर डिस्कस किया, दूसरे पॉइंट पर हमने बात करी अबाउट द रेगुलेटरी इश्यूज, अगर ये दोनों इश्यूज को हम लोग मान लो रिजॉल्व कर भी लें, ठीक है, लेकिन तब भी माइनिंग अगर एक इकोनॉमिक सेंस बनाए तो वो भी ग्रीनलैंड के केस में गारंटीड नहीं है। पहली बात तो ये है कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की जो ग्लोबल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है, ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और चाइना जो है वो अभी प्रोसेसिंग को डोमिनेट करती है, और ज़्यादातर जो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए रॉ प्रोडक्शन है उसको भी चाइना कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है वो जितने भी वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इसका स्केल इतना बड़ा है कि ये उन वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स इसकी कॉस्ट को जो है वो मैच नहीं कर सकते, ठीक है। माइनिंग वेंचर्स में आपको शुरुआत में अपफ्रंट कैपिटल चाहिए बिलियंस की, ठीक है, और लॉन्ग टाइमलाइन चाहिए कि आप कॉस्ट को रिकूप कर सके, मतलब जितना आपने पैसा लगाया है वो आपको रिटर्न मिल सके, उसमें बहुत साल लगेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो फ्यूचर कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ को माइनिंग करी, उसका प्रोसेसिंग करा, सब कुछ करा, और बाद में उसके दाम जो है वो कम हो गए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। और अगर हम रेयर अर्थ्स की बात करें तो प्राइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। और चाइना की जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि चाइना जो है वो नए प्रोड्यूसर्स को इस मार्केट से बाहर करने के लिए प्राइस में अंडर कटिंग कर सकता है, क्योंकि उसका तो स्केल इतना बड़ा है कि वो चीज़ों को सस्ते दाम पर भी बेच सकता है ना, प्राइस कम कर सकता है, और साथ ही साथ जो मटेरियल्स जो मार्केट्स हैं उनको अपने मटेरियल से पूरा भर सकता है, फ्लडिंग कर सकता है उसकी। तो उससे क्या होगा कि जो न्यू मतलब प्लेयर्स हैं वो इस फील्ड में एंटर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चाइना के पास ये चीज़ें, मतलब ये कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि ग्रीनलैंड का जो अट्रैक्शन है, यानी कि ग्रीनलैंड को जो मतलब बहुत सारे देश इंक्लूडिंग अमेरिका या चाइना जो इस देश की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इस वजह से नहीं है इसके रिजर्व्स की क्वांटिटीज़ की वजह से, ठीक है। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ के जो रिजर्व्स हैं वो अभी तक अनटैप्ड है, ठीक है, उनको मतलब उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ के लिए दिस वुड काउंट अगेंस्ट द आइलैंड, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी और देश में रिजर्व्स बनाते हैं, मतलब अगर सेम क्वांटिटीज ऑफ रिजर्व्स आपको किसी और देश में मिल गए, लेट से साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में, तो फिर वो प्रेफर करेंगे कि इन देशों में जाके जो है वो माइनिंग की जाए, क्योंकि कंपेरेटिवली आसान है ना। मतलब बताया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो वहाँ पर सेटअप करना बहुत मुश्किल है, दूसरी चीज़ रेगुलेटरी इशूज़ हैं, और तीसरा वो चाइना वाला एंगल, है ना। तो चाइना के साथ आप मतलब compete कर पाए इस चीज़ को लेकर इन द नियर फ्यूचर, ये किसी भी देश के लिए उतना आसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे सी सेट लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं
तो ओनली 1299 का आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो भी आप 499 में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाले कोर्स में आप लोग ज़रूर एनरोल कर लें। वहाँ पर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ्स, आर्टिकल्स की पीडीएफ और मंथ एंड में एक प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी हमारे इस चैनल ओकुल IAS को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें। जो भी आपसे सवाल मैं पूछता हूँ उसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें, और कोई भी अगर आपके फीडबैक हैं तो वो भी आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।